बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है, ये सारा हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। और ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो आपको स्लाइड्स में पॉइंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इनको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। इसलिए कोशिश ये की है कि हर एक पॉइंट को प्रॉपर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकूं। स्लाइड्स में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ज़ुबानी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग साथ साथ उसको नोट कर लें। साइंटिफिक मेथड है क्या? एक मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक employed in the sciences. More specifically, it is the technique used in the construction and testing of a scientific hypothesis. अगर हम बात करें कि होता क्या है, तो ये मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ये कम्बिनेशन है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ये है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वहाँ पे जो डाटा वगैरह निकलता है, जो जिस मकसद के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं बाज़-औक़ात, अगर साइंसेस की हम बात करें तो। और मोर स्पेसिफिकली ये एक ऐसी टेक्निक जो कि हाइपोथेसिस वगैरह को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाइपोथेसिस क्या है? इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना। फॉर अ हाइपोथेसिस टू बी अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस, द साइंटिफिक मेथड होगा दैट रिक्वायर टेस्टिंग। ठीक है जी। हाइपोथेसिस एक आइडिया वगैरह जो होता है उसको हम प्रूफ किस तरीके से करते हैं? टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके। जो ऊपर वाली बात है जी, साइंटिफिक मेथड मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन that are rooted in objective reality and that aim to develop general knowledge about natural phenomena। यहाँ पे भी इसको बस ऊपर वाली बात को एक मॉडिफाइड फॉर्म में बता दिया गया कि डिफाइंड एज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड फॉर्म में सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। और किस चीज़ से रिलेटेड होती है? वो एक नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है जी, विच वर्जन विल वी यूज। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो बात की जाती है वो एक फार्मूलेशन ऑफ क्वेश्चन की होती है कि क्वेश्चन क्या है। रिसर्च क्वेश्चन जो है जिसका हमने जवाब देना है वो है क्या। उसके बाद एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है उस क्वेश्चन के बारे में। फिर जब एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, तो अब ये नहीं पता होता कि वो जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है। इस चीज़ को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें जो रिजल्ट्स वगैरह हमें मिलते हैं, जो उसके नतीजे में मिलते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको परखा जाता है कि क्या जो चीज़ इस हाइपोथेसिस के बारे में की जा रही थी वो किस सिमत जा रही है, ठीक है या गलत है। वो जो ठीक है या गलत है का फैसला होता है, वो फैसला जो रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं या जो जनरेट होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, उनके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। उसके बाद जब हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसके बाद इस चीज़ का पता चलता है कि उस चीज़ से हमें पता चलता है कंक्लूजन क्या है। हम वहीं से कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हमारा फैसला वहाँ पे होता है, कंक्लूड करते हैं हम चीज़ को कि जो क्वेश्चन हमने रेज़ किया था वो क्वेश्चन, उसका जवाब क्या है। वो जो जवाब होता है वो कंक्लूजन होता है और फिर हम एंड पे जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको कम्युनिकेट करते हैं। फिर डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड के, आखिर हम साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते ही क्यों हैं, इसको ही अहमियत क्यों दी जाती है? क्या कोई और तरीके नहीं है कि हम इन स्टेप्स से हट के जो स्टेप्स बनाए गए हैं साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या हम उन स्टेप्स के हट के किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते? क्या हम कोई बात नहीं कर सकते? क्या हम किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल सकता? तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें साइंटिफिक मेथड में, तो उसमें जो सबसे पहला एक पॉइंट है दैट इज़ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। अब एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? जो साइंटिफिक मेथड होता है वो एम्पिरिकल है।
दैट इज इट रिलाइज ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, कोई दुनिया के अंदर कोई वाक़या हो रहा है या कोई फिनोमेना हो रहा है, हम उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की तरफ आएंगे। दिस कंट्रास्ट विद मेथड दैट रिलाई ऑन प्योर रीजन। यहाँ पे रीजन प्रॉपर होते हैं कि भाई अगर ये वाला प्रोसेस हुआ है तो इसका रीजन ये हो सकता है, और जो ये जो हो सकता है या होगा या हुआ है, ये सारे के सारे जवाब हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बाद ही मिलेगा। तो दूसरा करैक्टर है मेन, दैट इज रेप्लिकेबल एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रेप्लिकेबल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई और बंदा भी उसको एक्सपेरिमेंट करके जिस जो क्वेश्चन रेज किया गया है उसको क्वेश्चन के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके उसको ठीक या गलत गर्दान सकता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अगर कोई और बंदा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है या डुप्लीकेट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो रिजल्ट्स आएंगे वहीं से पता लग जाएगा कि वेदर इट्स गोइंग इन द राइट वे और इट्स गोइंग इन द रॉन्ग वे। और जो साइंटिस्ट होते हैं इसीलिए सपोज्ड होते हैं कि जो पब्लिश कर ले अपना जो भी रिजल्ट आया, जो भी तरीकाकार आया है, जो तरीकाकार अडॉप्ट किया है उसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट आर सपोज टू पब्लिश enough of their method so that another person with appropriate training could replicate the results। जब उन्होंने एक साइंटिस्ट ने क्वेश्चन रेज किया, उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, जब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो उसको पब्लिश करने की कोशिश करता है ताकि लेट्स सपोज अगर किसी को एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए वो रिजल्ट्स चेक कर सकता है कि जी जो उस साइंटिस्ट ने बात की है वो ठीक है कि नहीं ठीक। प्रोविजनल रिजल्ट्स, ये एक तीसरा मेन करेक्टर है साइंटिफिक मेथड का। प्रोविजनल रिजल्ट्स क्या होता है कि रिजल्ट्स जो ऑब्टेन होते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू वो प्रोविजनल होते हैं। दे आर ओपन टू क्वेश्चन एंड डिबेट। आपने जो भी नतीजा अखज़ किया एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी पर्सन होता है वो क्वेश्चन कर सकता है, वो डिबेट कर सकता है। इफ न्यू डाटा अराइज दैट कंट्राडिक्ट अ थ्योरी, फर्ज करें कि एक जिस तरह की तरीके से कि जनाब फ्लेमिंग ने काम किया था और एंटीबायोटिक जो बनाई थी, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू स्ट्रेन्स आ गई हैं और बाज़ औक़ात उसके अगेंस्ट काम नहीं करती थी। जो थ्योरी उसने प्रपोज की थी उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है जी। प्रोविजनल रिजल्ट्स के जो रिजल्ट्स obtained थ्रू द साइंटिफिक मेथड आर प्रोविजनल, दे आर ओपन टू क्वेश्चन एंड डिबेट। इफ न्यू डाटा अराइज दैट कंट्राडिक्ट अ थ्योरी, दैट थ्योरी मस्ट बी मॉडिफाइड। जैसा कि हिस्ट्री में मिसाल मिलती है कि फ्लोगिस्टन थ्योरी ऑफ फायर एंड कम्बस्शन वो रिजेक्ट हो गई थी जब उसके अगेंस्ट एविडेंसेस वगैरह मिल गए थे तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। साइंटिफिक मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, रिलाई करता है, डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। इस बजाय इसके कि जो बिलीव्स होते हैं या विशेस होती हैं या डिज़ायर्स होती है, उसकी बजाय ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, रिलाई करता है। साइंटिफिक अटेम्प्ट्स जो होती हैं, साइंटिफिक अटेम्प्ट टू रिमूव देयर बायसेस व्हेन मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक अटेम्प्ट्स जो होती हैं वो जो बायस होती हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो साइंटिफिक मेथड है वो बिलीफ्स या जो आप कह लें कि विशेस होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं उनकी बजाय ये फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। जो नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है दैट इज़ द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट रिलाई ऑन केयरफुली प्लान स्टडीज़। ठीक है जी। कि जो भी ये जो सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड है, ये एक जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसके अंदर, ये उसके थ्रू होगा, हम उनको फॉलो करेंगे।
कोई क्वेश्चन किसी साइंटिस्ट के ज़हन में आया है या कोई बात उसके ज़हन में आई है, वो उसको प्रूव करना चाहता है। अगर उसने उसको प्रूव करना है तो ये एक नंबर ऑफ स्टेप होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, उसको उनके थ्रू चलना पड़ता है। हैज़र्डली काम नहीं होता, रैंडम तरीके से काम नहीं होता। अगर हम रैंडम तरीके से काम करेंगे तो वो रिजल्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। सो आप कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक सीक्वेंस में काम होता है इसके ऊपर, और उस सीक्वेंस के नतीजे में ही हमें किसी चीज़ के बारे में ट्रू या फॉल्स होने का पता चलता है। सो ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है साइंटिफिक मेथड का, वो ये वाला है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि पर्पस क्या है साइंटिफिक मेथड का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड? द बेसिक पर्पस ऑफ द साइंटिफिक मेथड और डिस्क्रिप्शन। आप किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि ये ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी, कि ये वाला अगर सूरज जो है, क्या जो दिन की लेंथ होती है, क्या वो पूरा साल सेम रहती है? तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप जो सूरज के निकलने का टाइम है और सूरज के गुरूब होने का टाइम है, वो स्टडी करना पड़ेगा उसको। हर मंथ के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो जब आपको ये पता है कि दिन लंबे होते हैं गर्मियों में और छोटे होते हैं सर्दियों में, वो वजह क्या होती है? जो सूरज के निकलने का टाइम है और गुरूब होने का टाइम है, वो गलत है। जब आपने इसको बार बार स्टडी करना है तो ये बात सामने आ जाएगी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं जी, जो दिन की लंबाई होती है साल के मुख्तलिफ दिनों में, वो मुख्तलिफ होती है। ये किस तरह मुख्तलिफ होती है जी? जब इस तरीके से मुख्तलिफ होती है कि जनाब, जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें दिन की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सूरज के निकलने का टाइम होता है वो सुबह अर्ली सूरज निकल जाता है और शाम को देर से गुरूब होता है। लेकिन सर्दियों में दिन की जो लंबाई है वो कम होती है, क्योंकि जो सूरज के निकलने का टाइम है, अगर दिसंबर का महीना देखा जाए, उसमें तकरीबन सूरज बहुत लेट जाके निकलता है और बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आप ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वेज टू स्टडी वर्ल्ड। अब इसी मिसाल को हम ले लेते हैं कि क्या सूरज के निकलने का जो गुरूब होने का टाइम है और तुलू होने का टाइम है, क्या ये पूरी दुनिया में एक जैसा है? क्या पूरी दुनिया में बिल्कुल सूरज जो है वो एक ही टाइम पे निकलता है और एक ही टाइम पे गुरूब होता है? तो ये एक्सप्लोर हो रही है चीज़। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा जनाब, नहीं, सबसे पहले जनाब न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ये सिलसिला शुरू होता है सूरज निकलने का, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और इस तरह टाइम मुख्तलिफ होता है। ये आपको पता लगेगा फिर कि जनाब, नहीं, ये जो रूल है, ये तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे मुख्तलिफ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स, क्यों है इस तरह, आप बताएंगे कि ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो फिर आपने जब एक्सप्लेनेशन देनी है तो आपने बताना है कि जो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ ममालिक की जो जगह है वो जहाँ पे मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के हिसाब से आपने सूरज की मूवमेंट का बताना है कि उस मुल्क के ऊपर ये इस तरीके से इस वक्त इस एंगल पे मौजूद होता है, फलाने मुल्क में ये इस एंगल पे मौजूद होता है। तो आप इजीली बता सकेंगे कि कौन से मुल्क में पहले क्यों नहीं कर रहा है, किस मुल्क में बाद में क्यों नहीं कर रहा है। प्रिडिक्शन अबाउट, अब यहीं से अगर आपने 5 से 6 ममालिक का आइडिया कर लिया तो आपको हर में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप एक तरफ से चल पड़ते हैं तो आप जब एक तरफ से चल पड़ेंगे, फ़र्ज़ करें जहाँ से सूरज सबसे पहले निकलता है, वहाँ पे अगर आप चल पड़े, वहाँ से आपको पता लगेगा जो साथ वाला मुल्क है थोड़ा सा फ़र्क है। अगले मुल्क की तरफ आप मूव करेंगे, वहाँ थोड़ा सा और फ़र्क होगा। अगले मुल्क की तरफ मूव करेंगे, वहाँ से तो थोड़ा सा और फ़र्क होगा। तो वहाँ से जब आपने 8 से 10 ममालिक का डाटा लेना है तो आप यहाँ से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी, जो 10 ममालिक की एक सीक्वेंस बनी है उसमें यही आया कि थोड़ा सा फ़र्क आता जा रहा है। वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम आगे मूव करेंगे तो उनमें ये जो टाइम होगा ये बढ़ता जाएगा। प्रेस्क्रिप्शन होती है, कंट्रोल होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स होता है। ये सारे पर्पसेस होते हैं साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने के। तो आप इन सब की बुनियाद पे कह सकते हैं कि जी साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करें। इस तरीके से आपको उन सवालों का जवाब इजीली मिल सकता है जो
अभी तक जिनका आंसर नहीं हो सका। या अगर आपको किसी साइंटिस्ट ने कोई किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, जो कोई एक्सपेरिमेंट किया है और वो कहता है जी इस एक्सपेरिमेंट का जवाब ये वाला है, तो आप खुद वो एक्सपेरिमेंट करके उसको सही या गलत होने का पता लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो कंडीशंस उस साइंटिस्ट ने बताई हैं या प्रूव की हैं या एक्सपेरिमेंट की डिटेल में बताई हैं, आप उसके मुताबिक चलें। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे, नाउ लेट्स लुक एट द स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। अब हम इस डिटेल की तरफ जाएंगे कि साइंटिफिक मेथड में स्टेप्स कौन से आते हैं। ये 4 से 5 जहाँ मेंशन किए हैं, लेकिन ये रैंडमली है। अब हम इसको डिटेल में जाके देखेंगे कि स्टेप्स किस तरीके से हमने शुरू करना है, किस तरीके से आगे मूव करते हैं, और किस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड के हर स्टेप्स को हमने एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो जो स्टेप 1 है उसमें फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास। द फर्स्ट स्टेप इन दिस एंड एनी एक्सपेरिमेंट इज कमिंग अप विद अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप मजीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो किसी भी प्रॉब्लम का होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन is made up of the change and responding variables. अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। साइमन नोज दैट प्लांट नीड लाइट टू ग्रो। अब उसको इतना पता है कि जो लाइट है वो ज़रूरी होती है प्लांट के ग्रो करने के लिए। तो अगर प्लांट के ग्रो करने के लिए लाइट ज़रूरी है, तो उसके ज़हन में ये क्वेश्चन आया, क्या सीड के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है? क्या सीड को भी लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए? डू सीड नीड लाइट टू स्प्राउट? क्या फूलने के लिए, ग्रो करने के लिए, ज़मीन से निकलने के लिए क्या लाइट का होना ज़रूरी है? क्योंकि लाइट जो है, ये उस ज़हन में क्वेश्चन क्यों आया है कि पौधा तो ग्रो कर रहा है, शाखें निकल रही हैं, पत्ते ग्रो कर रहे हैं, पौधा जो है फल फूल रहा है, जो तो बात यह है कि वो पौधा जो निकला है सीड से निकला है, तो क्या सीड को भी लाइट की ज़रूरत है? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया अपने क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए। सो जो साइमक एक्सपेरिमेंट था विद द सीड, व्हाट विल हर चेंज वेरिएबल बी। अब यहाँ पे वेरिएबल की बात आ रही है जो हमने पीछे यहाँ पे चेक की है। अगर आप यहाँ पे देखें, इज प्रॉब्लम द क्वेश्चन इज मेड अप ऑफ द चेंज एंड रेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है अब कि व्हाट विल हर चेंज वेरिएबल बी? यस, इट विल बी वेदर और नॉट द सीड रिसीव लाइट। क्या बीज को लाइट मिलेगी या नहीं? अब बात होगी व्हाट कुड हर रेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। अब जिन वेरिएबल्स ने रेस्पॉन्ड करना है वो कौन से हैं? जो ऊपर वाली बात हुई है व्हाट विल हर चेंज वेरिएबल्स, चेंज और चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे लाइट की बात की जा रही है, क्या वो मिलती है या नहीं मिलती? व्हाट कुड हर रेस्पॉन्डिंग वेरिएबल बी? व्हाट कुड शी ऑब्जर्व और measure to see whether or not seed need light to sprout or grow? इस मकसद के लिए क्या हुआ जी, उसने 3 सीड्स को प्लांट किया लाइट के अंदर और 3 सीड्स को प्लांट किया उसने डार्क के अंदर। 3 सीड उसने लिए, 3 को उसने रोशनी में ज़मीन में दबाया और 3 को जो ऐसी ज़मीन में दबाया जो अंधेरे में मौजूद थी। एंड देन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स दैट स्प्राउट व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। और जब उसने यही काउंट किया, काउंट द नंबर ऑफ सीड्स, वो सीड जिन्होंने जो उस ज़मीन में लगाए गए जो रोशनी में मौजूद थी, कि कितने सीड्स थे जनाब जिन्होंने स्प्राउट किया और कितने सीड थे जिन्होंने स्प्राउट किया उस ज़मीन में से जिसको रोशनी प्रोवाइड नहीं की गई थी। नाउ दैट वी हैव द चेंज वेरिएबल लाइट एंड डार्क, क्योंकि ये ऐसा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में लाइट है, एक में नहीं है।
and the responding variable the number of seeds that sprout. और respond किस कौन से वेरिएबल ने करना है, सीड ने करना है, कि कितने सीड्स निकलेंगे और कितने सीड नहीं निकलेंगे, या सीड निकलेंगे लाइट के बगैर या नहीं निकलेंगे. लेट अस राइट द प्रॉब्लम, द क्वेश्चन विद द चेंज एंड रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल. क्वेश्चन क्या बनता है जी, विल मोर सीड स्प्राउट इन द लाइट देन इन द डार्क. उसने क्वेश्चन कहाँ से उठाया था कि पौधा तो ग्रो करता है लाइट के अंदर, तो क्या सीड को लाइट की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन ये निकला कि क्या लाइट की मौजूदगी में ज़्यादा सीड निकलेंगे एज कंपेयर टू डार्क. और क्वेश्चन क्या बन सकता है, डज लाइट अफेक्ट द नंबर ऑफ सीड दैट स्प्राउट. क्या लाइट उन नंबर ऑफ सीड पे, क्या लाइट ये अफेक्ट करती है कि अगर वो मौजूद हो लाइट तो ज़्यादा सीड जो होंगे वो स्प्राउट करेंगे. आफ्टर यू कम अप विद अ प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड कमिंग अप विद द हाइपोथेसिस. अगला है जी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में आपको पहले बता चुका हूँ जब हमने लेक्चर शुरू किया था कि अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, हमारे पास प्रॉब्लम आ चुका है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस. आंसर द क्वेश्चन, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन. आई थिंक दैट, अगर आप तस्वीर पे गौर करें, आई थिंक दैट कि अगर पौधा जो है वो लाइट की मौजूदगी में ग्रो कर रहा है तो सेल में क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सीड लाइट की मौजूदगी में ही ग्रो करेगा या क्या उसकी बगैर मौजूद, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो लाइट नहीं होती. तो ये वाला क्वेश्चन है. अब हमने प्रिडिक्ट करना है व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है अगर मिट्टी के नीचे लाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सीड निकल सकता है रोशनी के बगैर भी. What will be the hypothesis for Saima's experiment with light and sprouting seed? What do you think? आप क्या सोचते हैं, क्या अंधेरे की निस्बत लाइट में ज़्यादा सीड निकलेंगे क्योंकि प्लांट को लाइट की ज़रूरत होती है. Saima thinks seed will also need light to sprout. So her hypothesis will be more seeds will sprout in the light than in the dark. कि सीड जो उस मिट्टी में दबाए गए जहाँ पे लाइट पड़ रही है उनमें जो स्प्राउटिंग रेट होगा वो ज़्यादा होगा उन सीड की निस्बत जो डार्क में बोए गए हैं. अब हमारे पास हाइपोथेसिस भी आ गया. अब एक्सपेरिमेंटर जो होगा उसे लिखना शुरू कर देना, टू प्लान टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. अब इस चीज़ को प्रूव करना है, हमने देखना है क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं, क्या आम रोशनी में भी उतने ही सीड ग्रो करते हैं या ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे रोशनी नहीं है. तो जिसको बोलते हैं प्लान ऑफ वर्क, या इसको बोलते हैं द प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स टू बी टेकन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. यहाँ पे अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काम शुरू हो जाएगा. यहाँ पे इंक्लूड हम करेंगे कंट्रोल वेरिएबल्स. What would be some of the control variable in Simon's experiment? What beside light might affect how many seeds sprout? कि यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि लाइट के अलावा क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है सीड के स्प्राउट करने में. यहाँ पे उसने ये सोचा कि they need light to sprout. On the next slide you will see the step-by-step plan that came up with to test her hypothesis. Circle the change variable in red, the responding variable in green, and underline the control variable in purple. कंट्रोल जो होगा वो पर्पल कलर दिया जाएगा और सर्कल द चेंज वेरिएबल इन रेड, जो चेंज वेरिएबल होगा वो रेड सर्कल में होगा और जो रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा वो ग्रीन में होगा.
Find 10 identical potting containers and fill them with same type of potting soil. अब ये है कि सॉइल तकरीबन जो सॉइल है वो तमाम में सेम रखनी है। 3 बीन सीड्स लिए और ईच पॉटिंग कंटेनर में उसको रख दिया टॉप ऑफ द सॉइल, और हमने उनको कवर नहीं किया। All 10 of the pots are to be placed in the same area. एरिया भी सेम रखा हमने। Getting the same amount of sunlight for 2 weeks. Amount of sunlight भी सेम है, but cover 5 of the pots with black paper bags so that the seed receive no light except when watered. सिवाय उस वक्त के जब सीड्स को पानी दिया जाए वो लाइट रिसीव ना करें। अब यहाँ पे गौर करें दोबारा, जो पॉट्स लिए हमने 10, 3 बीन के सीड लिए, सॉइल की टॉप पे लगा दिया। डोंट कवर द सीड्स विद सॉइल। ऑल 10 ऑफ द पॉट्स आर टू बी प्लेस्ड इन द सेम एरिया। सेम जगह पे रखा है उनको, सेम तरह की उनको लाइट मिल रही है फॉर 2 वीक्स। लेकिन उनमें जो 5 पौधे होंगे, 5 पॉट्स होंगे, उनको हमने ब्लैक पेपर बैग से कवर कर लिया ताकि वो लाइट रिसीव ना कर सकें सिवाय उस वक्त के जब उनको पानी दिया जाए। Each day pour 15 ml of tap water into each pot. After 2 weeks, count the number of seeds that have sprouted. हर रोज हमने 15 ml पानी दिया, टैप वाटर। 2 वीक बाद अब हमने काउंट करना है कि कितने सीड जो हैं वो उन्होंने जर्मिनेशन शो की है हर पौधे के अंदर। Did your product look like this? What like? Here. Find 10 identical potting container and fill them with the same type of potting soil. Place 3 pinto bean seeds in each potting container on top of the soil. Don't cover the seed with soil. Here in this slide you can see the circles purple, red. पहले आपको बताया जा चुका है कि हमने यहाँ पे जो सीड्स को हमने कलर्स दिए थे, चेंज वेरिएबल रेड में होगा और जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो पर्पल में होगा। यहाँ पे ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। आइडेंटिकल पोटिंग कंटेनर में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये वो चीज़ें हैं जो सेम है दोनों के लिए। जो चेंज है वो कौन सा है, जो हमने पॉट को कवर किया है ब्लैक पेपर के साथ। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें सेम हैं दोनों के लिए, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सिर्फ फ़र्क किसका है जी, हमने जो ब्लैक पेपर बैग से कवर किया है। फिर यहाँ पे ईच डे पोर 15, ये भी सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है। आफ्टर 2 वीक्स काउंट द नंबर ऑफ सीड दैट हैव स्प्राउटेड। अब ये जो चीज़ है ये चेंज वेरिएबल है, हमने ये चीज़ देखनी है ये दोनों में सेम है कि नहीं है। Once the experiment has come up with a step-by-step procedure, he or she gathers the material and conducts the experiment. ये सारा काम करके एक्सपेरिमेंट कर दिया हमने, और जब एक्सपेरिमेंट हम कर चुके उसके बाद जो रिजल्ट्स आने हैं वो हमने रिकॉर्ड करने हैं। ऑब्जर्वेशन जो होंगी हमने मेजर करनी है, रिकॉर्ड करनी है, और वो डाटा चार्ट की फॉर्म में होगा। ये रिसर्च में बड़ा ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना प्रॉपर, ताकि हमने जो क्वेश्चन रेज किया है, जो हमने हमारा हाइपोथेसिस है, हम उसको जस्टिफाई कर सकें, प्रॉपर अंदाज में बता सकें, डाटा की मदद से बता सकें। ये जो शुरू लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स मैं वहाँ बता चुका हूँ। हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस की उनको हमने रिकॉर्ड करना है। टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट्स डिड नॉट अकर ड्यू टू चांस, एन एक्सपेरिमेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम कलेक्टिंग डाटा ईच टाइम। जब हमने एक्सपेरिमेंट लगाया तो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्टर्बेंस भी आ सकती है उसके अंदर। तो इस मकसद के लिए बाय चांस के तौर पे हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको 2 या 3 बार रिपीट करते हैं।
एक बार करके छोड़ नहीं देना। फ़र्ज़ करें अगर आपने एक्सपेरिमेंट लगा दिया है, 5 वो पौधे जो आपने रोशनी में लगाए हैं, 5 वो पौधे जिनको कवर कर दिया, फ़र्ज़ करें वहाँ पे बारिश हो गई है। तो अब वो जो कवर हैं पेपर के साथ उनको तो वो पानी नहीं मिलेगा, बेशक हल्की बारिश हो, और वो जो ओपन लाइट में पड़े हैं उनको पानी मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, डाटा से गैदर नहीं हो सकेगा। आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, चांस की बुनियाद पे 2-3 बार आप उसको रिपीट कर लें। Here are the results of Saima's experiment as shown in data chart. The number of seeds that sprouted. Trial 1, trial 2, trial 3. अभी मैंने आपको बोला कि हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लेना है। जो लाइट था उसमें ट्रायल में 3 सीड्स लगाए थे, ट्रायल 2 में 3 सीड लगाए थे, ट्रायल 3 में भी लगाए थे। एवरेज हमारे पास 3 सीड है और सेम हमने रिपीट किया था नो लाइट के साथ। समटाइम द रिजल्ट्स आर आल्सो शोन इन ग्राफ। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, हम उसको ग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। After conducting the experiment and gathering the data using the step in the procedure, the experimenter analyze the data. अब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने उसको रिपीट भी कर लिया, उससे रिलेटेड जो डाटा था हमने वो भी कलेक्ट किया। अब जो डाटा है हमने उसको एनालाइज करना है। यहीं से हमें पता लगना है कि क्या हमारा जो क्वेश्चन था, जो हाइपोथेसिस था, वो किस सिमत जा रहा है। यहाँ पे हमने डाटा एनालाइज करना है। ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है। Let us analyze Simon's data. The number of seeds that sprouted. अब हमने देखा कि जो लाइट है उसके अंदर ट्रायल 1 में भी 3 सीड निकले, ट्रायल 2 में भी 3 सीड निकले, ट्रायल 3 में भी 3 सीड वो स्प्राउट किए। एवरेज हमारे पास 3 सीड ही आ गई। सेम हमने रिजल्ट देखे कि जब लाइट नहीं थी वहां पे भी 3 सीड स्प्राउट कर गए, ट्रायल 2 में भी 3 सीड कर गए, ट्रायल 3 में भी 3 सीड कर गए, तो एवरेज हमारे पास 3 सीड आ गई। अब तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। अब यहां से हमने अपना रिजल्ट निकालना है। ये डाटा हमारे पास था, यहीं से हमने रिजल्ट निकालना है कि जी लाइट में भी जितने सीड निकले वो हमारे सामने आ गए हैं, लाइट के बगैर भी जितने सीड निकले वो हमारे सामने आ गए हैं। We see that all seeds sprouted in both the light and in the dark. हमने डाटा को एनालाइज करना है, वहां से हमने कंक्लूजन निकालना है। After analyzing the data, the experimenter come up with a conclusion. Answer the question, allowing the experimenter to decide if the hypothesis is right or wrong. अब हाइपोथेसिस क्या था कि जी जिन सीड्स पे लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे स्प्राउटिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सॉइल, एज़ कम्पेयर टू द सीड्स जो उस सॉइल के अंदर मौजूद है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। द कंक्लूजन, आंसर द क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटर डिसाइड इफ द हाइपोथेसिस इज राइट और रॉन्ग। So what can Simons conclude from her data? She conclude that seeds do not need light to sprout. क्योंकि दोनों में जो स्प्राउटिंग थी वो सेम थी, तो इससे ये जाहिर हुआ कि लाइट जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती सीड की स्प्राउटिंग के लिए। ये वो तमाम स्टेप्स थे जो एक साइंटिफिक मेथड के अंदर किए जाते हैं। इन स्टेप्स को यहाँ से अब स्टेप्स को हमने फॉलो किया, स्टेप्स को हमने देखा, इन स्टेप्स के जब हमने सारा स्टेप वाइज करते रहे तो एंड पे आके हमें अपना रिजल्ट मिल गया, हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हमने जो हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया था हमें पता लग गया कि वो हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। तो ये यहाँ से भी आप जब इस स्टेज पे पहुंचे तो आप लोगों को यही आइडिया हुआ कि जो साइंटिफिक मेथड है वो बड़ा परफेक्ट है कि हमें हर चीज़ जो भी होगी हम कुछ सोचेंगे या कोई प्रॉब्लम होगा या कोई हमने एक्सपेरिमेंट करना होगा उसी के नतीजे में हमें रिजल्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसी तरह साइंटिफिक मेथड जो है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, जिसमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ लिमिटेड। अगर हम देखें डिटेल्स को देखें तो जो डिज़ाइन होता है एक्सपेरिमेंट का वो लिमिटेड होता है टू ऑब्जर्वेशन मेथड और इंस्ट्रूमेंट की। डिस्कवरी, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ वायरस जो था डिपेंडेड ऑन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर ना होती तो हमें वायरसेस का पता ही नहीं चलता। सो
डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ लिमिटेड। वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है कि वायरसेस जो थे वो डिपेंड करते रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पे। वो ना होते, वो डिस्कवरी ना होती, शायद हमें पता ही नहीं चलता। ह्यूमन एरर, मिस्टेक्स हो जाती हैं इंसान से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली हम नहीं करना है, साइंटिस्ट ने करना है। तो जो ह्यूमन एरर होता है उसका ही बड़ा किरदार होता है। मिस्टेक्स कैन अकर इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन और इनएक्यूरेट यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमें परफेक्शनेस नहीं होती किसी भी चीज़ के अंदर, मिस्टेक्स हो जाती हैं कहीं, थोड़ी हल्की फुल्की जो आप कह लें कि डाटा जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर स्लाइड सी मिस्टेक हो जाती है। ये एक लिमिटेशन है कि हमें एग्जैक्ट जो चीज़ है, परफेक्ट जो है, वो हमें नहीं मिलती। डेलिबरेटली फॉल्सिफाइंग रिजल्ट्स, आप डेलिबरेटली वो रिजल्ट्स होंगे उनको फॉल्सिफाई कर सकते हैं, इसको हम साइंटिफिक फ्रॉड भी बोलते हैं। फिर बायस्ड होती है, prior confidence in the hypothesis being true or false can affect accuracy of observation and interpretation of result। कि आपने हाइपोथेसिस क्रिएट ही किया, अगर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, आप उसी की तरफ झुक रहे हैं कि ये जो मैंने सोचा ये ऐसा ही है, तो ये बाइस्ड हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि आप ये नहीं सोचे कि ऐसा हो सकता है या नहीं, आपने कहा ऐसा होगा, आप कॉन्फिडेंस हैं, तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ बायसनेस आ जाएगी। एक और मेन पॉइंट, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में यही कहा जाएगा कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो लिमिटेड हैं, ह्यूमन की एबिलिटी तक उसको और उनको इंटरप्रेट करने की। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस कर ली हैं तो वो कंक्लूजन भी रॉन्ग ही होंगे। जैसा कि एक थैलिडोमाइड वाज यूज्ड टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस इन ह्यूमन प्रेगनेंसी इन 1950। ये एक मेडिसिन थी जो यूज़ की जा रही थी मॉर्निंग सिकनेस जो डिजीज़ है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी इन 1950। इसको इट वाज ये safely tested on many animals and then wrongly interpreted as safe for human। काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल्स के ऊपर और फिर उन्होंने डायरेक्ट इसको ह्यूमन के बारे में ये इंटरप्रिटेशन कर ली। लेकिन क्या हुआ, द ड्रग वाज नॉट टेस्टेड ऑन एम्ब्रियो इन द वॉर्म, दिस काज्ड लिम्ब डिफॉर्मिटीज इन बेबीज। इसके नतीजे में, इस मेडिसिन को यूज़ करने के नतीजे में जो बेबीज थे उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ गई और फिर बाद में 1961 में इस मेडिसिन को हटा दिया गया था, यूज बैन लगा दिया गया था। और ये जो साइंटिफिक मेथड है ये लिमिट कर गया है सिर्फ प्रेजेंट तक। पास्ट में क्या था उसको ये उस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये फ्यूचर में क्या होना है उस पर भी अप्लाई। व्हाट इज ट्रू नाउ मे नॉट हैव बीन ट्रू इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। जैसा कि पेनिसिलिन यूज्ड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी बैक्टीरियाज, लेकिन अब क्या हुआ है, न्यू स्ट्रेन्स जो हैं वो इवॉल्व हो गई हैं जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं। एज चेंजेस अकर, साइंटिफिक थ्योरीज में रिक्वायर अपडेटिंग और रिवीजन। तो अगर यही सिलसिला रहा तो जो साइंटिफिक थ्योरीज होंगी वो सारी की सारी उनमें या तो अपडेट मांगेंगी या उनको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जो मेन प्रॉब्लम आता है साइंटिफिक मेथड में, एथिकल एंड लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो इश्यूज हैं ये राइट हैं या रॉन्ग हैं, यूज ऑफ कैप्टिव एनिमल्स इन एक्सपेरिमेंट्स, origin of life, whether or not evolution took place, the way in which evolution may have taken place, contraception, abortion, assisted fertilization, GMOs, cloning animals, freezing human sperm and embryos, the use of stem cell from embryos to form new tissue organs, organ transplant फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, जब ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे ये बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एथिकल और लीगल, बाजू का अलो नहीं होता। तो ये साइंटिफिक मेथड में कुछ
लिमिटेशन है, एक जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, अहमियत की हामिल है। फिर एक और ये भी है साइंटिफिक एक्सीडेंटल डिस्कवरीज जो होती हैं। एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। जैसा कि जो डिस्कवरी थी पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की 1928 में, ये भी एक्सीडेंटल थी, क्योंकि उसने एक डिश जो थी बैक्टीरिया की वो केयरलेसनेस शो की और अनकवर्ड करके रख दी। फिर बाद में क्या हुआ कि वो फंगस से कंटेमिनेटेड हो गई। फिर उसी ने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो किल कर गए हैं उन जगहों पे जहाँ पे फंगस ग्रो कर रही थी। द फंगस प्रोड्यूस पेनिसिलिन व्हिच किल्ड द बैक्टीरिया। डिस्कवरी भी हो गई, ठीक है, लेकिन ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। ये चीज़ भी आप इसको जोड़ सकते हैं, लिमिटेशन है जो साइंटिफिक मेथड की उसके साथ। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें अब स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड के, सबसे पहले हमने देखा प्रॉब्लम आया था, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाया, फिर प्रोसीजर क्या